अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत तो पहले ही से बढ़ा हुआ था और जब से मुतनाज़ बयानात ने आग लगाई है उसने सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया है। और उस पर मज़ीद अफसोस की बात यह है कि इस आग को बुझाने की कोशिश कहीं से भी नहीं हो रही, बल्कि इसमें मज़ीद तेल छिड़का जा रहा है। जिन्होंने बयान दागा है वो भी बज़िद हैं, अपने बयान पर कायम हैं, डटे हुए हैं, वजाहत तो दी है लेकिन किसी किस्म की कोई पशेमानी भी नहीं है और ना ही वो इस बात को तैयार हैं तस्लीम करने के लिए कि कोई गलत बात की गई है। दूसरी जानिब हुकूमत भी अपनी मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि मैसेज बहुत क्लियर था, बात बहुत गलत थी और उसको जाहिर है कि दुश्मन मीडिया ने भरपूर तरीके से उठाया है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और बिला वजह की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। आज अयाज सादिक साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर इस हवाले से फिर बात की। एक तो पहले ही तरदीदी वजाहत उनकी आई थी जिसमें उन्होंने सिर्फ मीडिया, इंडियन मीडिया के हवाले से कहा था जी, उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया, अपने जो बयान था उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज उन्होंने क्या कहा था? आज वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने एक टांगे कांपने वाला बयान था वो हुकूमती वज़रा के हवाले से दिया था। क्या उनका कहना था, मैं एग्जैक्टली आपको सुनवा देती हूँ। अब ये पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नथी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, मेरे पास बेशुमार राज हैं। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है ना इंशाल्लाह दूंगा। और मौलाना फजल रहमान तो एक कदम आगे बढ़ गए, वो ना सिर्फ उनके साथ इस बयान पर सपोर्ट में खड़े हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो क़यामत की निशानी है कि मुस्लिम लीग नून को गद्दार करार दिया जा रहा है। उनकी भी स्टेटमेंट सुन लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं। आज अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये जरा कम है थोड़ा सा। तो जनाब, सवाल आज का यही है कि बयान दर बयान और ये सिलसिला आखिर रुकेगा कहाँ जाकर? कौन होगा जो फायर फाइटिंग करेगा या फिर हमें किसी को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा तो जुबानें बंद होंगी? क्या होना चाहिए इस मामले का हल? इसके हवाले से गुफ्तगू, वाक़फ़ाने हाल की बड़ी खबर भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में काफ़ी कुछ है, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हिलाली साहब से करेंगे। हिलाली साहब, सबसे पहले तो मैं जो अयाज सादिक साहब का भी स्टेटमेंट सुनवाया आपको, उसमें उन्होंने आखिरी एक बात की कि मेरे पास और भी बहुत से राज हैं। आप जो उनकी एक तो ये जो बात की वजाहतें हैं वो आप समझते हैं कि एक्सेप्टेबल है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि ये जो दूसरी ये बात कर रहे हैं और बहुत सारे राज हैं, इसको क्या समझा जाए? ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? वार्निंग दे रहे हैं? नहीं, वार्निंग नहीं, ये ब्लैकमेल है। इनसे ये ब्लैकमेल है। किसी और से वार्निंग हो सकता, मगर इनसे ये ब्लैकमेल है। और काश के मैं भी कुछ चीज़ें कह सकता था। मेरे पास भी बड़े राज हैं जो अगर ये सुनेंगे इनको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, सीधी सादी बात ये है, ये जो मूवमेंट है ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं। अब तो लगता है कि ये रियासत को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को तस्लील किया है इन्होंने। ये नीचा दिखाते हैं, नीचा माने डिराइड देम और गालियां से एड्रेस करते हैं। सोचे तो सही, आर्म फोर्सेस को कहते हैं ये बुज़दिल हैं, आज़ाद बलूचिस्तान इनको चाहिए। क्या बातें हो रही हैं, क्या सोचिए। ये है इनका तरीका, एक गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने में, एक एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशर में लाने में। इस किस्म की लैंग्वेज, जाहिर है पब्लिक बहुत खफा है, कहती है लाओ इनको कटहरे में खड़ाओ। क्यों नहीं लाते हैं भाई? और एस्टैब्लिशमेंट ये करेगी इंशाल्लाह, गवर्नमेंट ये करेगी इंशाल्लाह, करेगी, मगर कब? ये एक बात रह गई है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस पे इनके पार्टी पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये मैं तो मुस्लिम लीग नहीं कहता, मैं तो नून कहता हूँ। नून जो है ना जी, ये टूट रहा है। पहले तो इनके दरमियान भी एक स्प्लिट आ गई है,
बेटी जा रही है, जेल जाना चाहती है उसको मिलने के लिए शाहबाज को, पता नहीं उसको परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जनरल बलोच और सनाउल्लाह जहरी ने सुना है इस्तीफ़ा दे दिया है, पता नहीं पार्टी से दिया है या पार्टी के ओहदे से दिया है, बहरहाल कुछ तो हुआ है। और एक साहब हाँ, और एक साहब जो हैं उनका नाम है हाफिज वो क्या नाम, सॉरी एक एक्स MPA मसा, पता नहीं उनका क्या नाम है, बहरहाल वो मुझे जल्दी मिल जाएगा प्रोग्राम के एंड के पहले, इधर किधर लिखा हुआ है। उससे वो तो इस्तीफ़ा दे दिया है, एक्स MNA थे वो। और ये इनकी पार्टी में, मौलाना साहब के पार्टी में एक हाफिज़ हुसैन है कोई, उसने कहा है कि ये जो कहा है, जो स्टेटमेंट इसने दिया था यार सादिक बिल्कुल गलत है और आई डू नॉट एग्री। बेसिकली वो कह रहा है मैं अपने पार्टी लीडर से एग्री नहीं कर रहा। वो तो और कहना और बताना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं, मगर ये पार्टी लीडर से वो क्या मैं एग्री नहीं करता। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये व्हाट काइंड ऑफ ये किस किस्म का मूवमेंट है भाई? चलिए ये पूछते हैं जाके इमरान साहब से, पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। इमरान साहब, पहले तो आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वजाहतें देने की, ये बहुत ही कमज़ोर सी वजाहतें हैं या समझते हैं कि एक्सेप्टेबल हैं? दूसरी बात ये कि एक मैंने ये भी सुना है इनकी जानिब से कि जी ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो दारों के ख़िलाफ़ आ गए या इस तरह के हो गए, वो तो इसलिए कि जी हुकूमती वज़रा हमें प्रोवोक कर रहे हैं, गद्दारी की बातें करके हमें प्रोवोक किया जा रहा है, तो जी इस तरह की बातें हो रही हैं। ये क्या बात है, ये क्या जस्टिफिकेशन? ये दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी अहम। एक तो जो इलाली साहब ने बातें की हैं, पहले वो कर दूं, उन्होंने कहा जी कुछ हो रहा, तो हुआ ये है कि अभी सिर्फ जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग की सदारत से इस्तीफा दिया है। सनाउल्लाह जहरी ने भी इस्तीफा, अच्छा उस पर चले वो पूरी स्टोरी भी बता दूंगा, वजह भी बता दूंगा क्या है। पहले अब इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि किसी तौर भी इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान आते हैं। हमने कल भी बात की थी, हम हमेशा ये बात करेंगे कि उनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनको किसी वो हुकूमती तरफ से हों या वो अपोजिशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुदा का वास्ता ये जो हमने गद्दारी के फतवों का खेल शुरू किया हुआ है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। हर किसी को गद्दार कहना भी मुनासिब बात नहीं। अगर आपके पास सबूत हैं, सबूत की बुनियाद पर साबित करें। मैंने कल भी ये मुतालबा किया था कि आप सरदार याज सादिक के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो, उसके तहत अगर कार्रवाई बनती है तो करें। जो उन्होंने कहा है गलत कहा है। अब आज उन्होंने जो कहा है मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होके कि जी वो मैंने इस हवाले से कहा था और मेरी बात को फौज के साथ नथी करके तो गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है, तो हमें इस बात को भी देखना चाहिए। अभी लाली साहब जो अवैस लगारी साहब अवैस दुरानी साहब की बात कर रहे थे आज़ाद बलोचिस्तान वाली, तो उन्होंने भी उसी दिन तरदीद कर ली थी। तो हमें ये भी देखना चाहिए। मेरा इसमें पॉइंट ये है 4 घंटे बाद कि मुसलसल ये बात तो अगर एक कोई बात जारी हो जाए ना, ऐसी स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसकी तरदीद आ गई, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन तवातुर के साथ ऐसी बातें, अफगानिस्तान से बाढ़ उखाड़ दें और वो उर्दू ज़बान, फिर ये आज़ाद बलूचिस्तान। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि गैर ज़िम्मेदाराना चीज़ जो है ना वो कहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीडिया को भी देखें कि अभी लाली साहब ने लुकमा दिया कि 4 घंटे बाद, तो लाली साहब आप तो 6 दिन के बाद उसको बात दोहरा रहे हैं। यानी उसने तो फिर 4 घंटे के बाद तरदीद कर ली और आप 1 हफ्ते के बाद भी उस तरदीद को मानने को तैयार नहीं है। ये सारी चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। क्या रिएक्शन, मैं तो एक साल तक का याद दिलाऊंगा सर, सारी उम्र दिलाएं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि ओवैस नूरानी का ताल्लुक जिस जमात से है, जमीयत उलमा पाकिस्तान से, वो जमात थी जो पाकिस्तान की हामी थी। उनके वालिद जो थे शाह अहमद नूरानी साहब, उन्होंने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो हमें इस बात का भी एक ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने जो बात इसलिए और भी गलती की है आया वैसे वाकई। हाँ जी, वो पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में वो उन्होंने हिस्सा लिया और वो तहरीक ये पाकिस्तान के खालकों में से उनकी जमात शामिल है। तो हमें हर तरदीद को कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि वो सही हो सकती है या नहीं हो। बिल्कुल, और तरदीद से ज्यादा मैं कहता हूँ ये देखें, मसलन आज जैसे मोदी ने फवाद चौधरी के बयान का जिक्र किया, मैं कहता हूँ क्यों हमारे हुक्मरान हो या अपोजिशन वाले ये इंडिया को मौका ही क्यों देते हैं? तरदीद की बात ही क्यों आती है? ये क्यों इस बात पे नहीं सोचते, क्यों इस बात पे नहीं निकलते? क्यों नहीं कह, वो क्यों नहीं कह सकता है? नहीं, क्या कहा जो उसने?
उसने क्या कहा? उसने कहा पुलवामा के बाद जब हमारे पे उन्होंने अटैक किया, हम घुस के अंदर मारे हैं उनको। उन्होंने काट चिप करके। आप समझते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे इसलिए ये मूडी को हमें कट और पेस्ट करके कुछ और चलाए? क्यों भाई? उसने क्या गलती की? बिल्कुल सही कहा। मैं कहता हूं कि जो बात सही है वो तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के मफाद की बात में तो हम सबको डट के बात करनी चाहिए। मैं तो खुद ये कहता हूं कि जो बंदा भी इस तरह की बात करे उसके साथ रायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जमात पे ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस जमात के लोग बात ना करें, बाकियों को इजाजत है, तो वो भी ठीक नहीं है। ये सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए कि कोई भी इस मुल्क के खिलाफ। लेकिन वो तो ये मान नहीं रहे ना। हिलाली साहब तो ये कह रहे, ठहरे मैं उन्हीं के पास चले जाती हूँ। हिलाली साहब, आप ये जस्टिफाई करें कि फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट था वो ठीक था, फैक्चुअली करेक्ट था। देखिए उसने कहा क्या, सुन ले ना क्या कहा। रीड द होल स्टेटमेंट। अगर आप हर चीज कट एंड पेस्ट पे जाना चाहते हैं तो हर चीज को तोड़ सकते हैं, हर चीज गलत हो सकता है। उसने क्या कहा? उसने कहा जब पुलवामा पे अटैक हुआ था, पुलवामा का जो अटैक के बाद जब उन लोग आके हमें बॉम्ब किया है तो हमने उनको घुस के अंदर उनको जवाब दिया है। वो कह रहे हैं भाई पुलवामा को हमने किया, यू नो, दे कट इट एंड ऑल दैट। इसलिए कि वो कम जात आदमी बूढ़ी अगर वो ऐसे चीजें करता है, हम क्यों भाई अपने पूरा थिंकिंग और ओरिएंटेशन और स्पीच को बदलें इसलिए कि मूडी साहब कट और पेस्ट कर सकते हैं? वो झूठे हैं, हम क्यों करें ऐसी चीजें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो आदमी जो रिजाइन किया है, उसका नाम है मनसब डोगर। सुने राय साहब, जिस मनसब की हिलाली साहब जिस मनसब की आप बात कर रहे हैं ना, 2018 से पहले ही वो मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका था। उसने वो इलेक्शन 2018 के इलेक्शन भी आजाद हैसियत में। अच्छा सॉरी, हाँ जी बात, हाँ जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो यहाँ पे केयरफुली स्टेटमेंट देना चाहिए। आप एक चीज को समझें कि फवाद चौधरी हो या कोई भी हुकूमती वजीर हो या कोई भी अपोजिशन के लीडर हो, हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद है, रियासत पाकिस्तान का मफाद है। पाकिस्तान है तो हम है, लेकिन अगर हम खुद अपने गिरेबान दूसरों के हाथ में देंगे तो फिर वो तो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि चलिए ये आपका स्टेटमेंट आगे हिलाली साहब अग्री नहीं करते, वो समझते हैं कि फैक्चुअली उन्होंने सही बात की है और उन्होंने आगे उस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया। लेकिन अब थोड़ा सा नून लीग पे आ जाइए, जो हिलाली साहब ने भी पॉइंट आउट किया, जिसकी तरफ मैं भी बात आज करने वाली थी, कि ये नून लीग के अपने लोगों में भी कुछ बेजारी नज़र आ रही है बयानिए से भी। अगरचे जो अब्दुल कादिर बलोच साहब का मामला है वो डिफरेंट है, वो उनकी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है सनाउल्लाह ज़ारी के साथ, तो वो उस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन समझते हैं कि कहीं ना कहीं नून लीग अब टूट फूट का शिकार। अब देखिए मुस्लिम लीग नून का अगर आप देखें ना, बलोचिस्तान में किसी भी पार्टी का उस तरह से वजूद ही नहीं है। वहाँ होता क्या है, सरदार जिस पार्टी की तरफ रुख देखते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं और वो ही फिर जीत के उस पार्टी की अलायंस के साथ हुकूमत बन जाती है। मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ से भी ज्यादा सनाउल्लाह ज़ौहरी के साथ है। अब ज़ौहरी और मेंगल खानदान जो ट्राइब है उनमें आपस में लड़ाई है, ताकि 2013 में जब उनके बेटा वहाँ पे हलाक हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने उन पर मुकदमे भी करवाए थे। अब जब पीडीएम का जलसा था तो मेंगल की तरफ से ये कहा गया कि जनाब आप इनको स्टेज पे ना बिठाएं, इनको बिठाएंगे तो बदमज़गी होगी। ज़री को इसलिए नहीं बुलाया गया। अब मरियम नवाज ने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता किया, उनसे बात की और पूछा। उन्होंने कहा जी हमें मेंगल की ज़रूरत ज़्यादा है, आप ये ना करें। उस वक्त फिर नाराज़गी की बिना पे ही अब्दुल कादिर बलोच भी जलसे में शरीक नहीं हुए थे। ये था एक हिस्सा। अब उसके बाद उसी रोज़ जब कोयटा के जर्नलिस्टों के साथ ऑफ द रैकेट जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच ने हिलाली साहब ऑफ द रैकेट जब जर्नलिस्टों से बात की तो उनसे ये पूछा, उस पर यह बयानिए की भी बात हुई कि आप बयानिए की वजह से वहां नहीं गए या क्या। उन्होंने कहा कि जलसे में तो मैं इस वजह से नहीं गया, लेकिन ये जो बयानिया ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। तो इन्होंने छोड़ दी। ये जो सारी चीजें हैं ना, असल वो वहां बन गई है, वो कड़ी बन गई है। लेकिन इससे पहले जलील अहमद शरकपुरी साहब हों या आज पाकपतन से भी मैं देख रही थी कोई इनके रहनुमा थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया। या सादिक साहब के जो बाद में आने वाला स्टेटमेंट है उसको भी कंडेम किया। तो एक बेचैनी तो है। देखिए ये एक और ये दस्तगीर खुर्रम दस्तगीर जो डिफेंस मिनिस्टर था, वो भी मेरे सामने जिक्र किया है
कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी इसलिए कि इस किस्म की हरकत हमारे साथ हो रही हैं हम भी बताएंगे। व्हाट इज़ दिस? इसलिए कि आपके साथ किसी चीज़ पे आप समझते हैं नाइंसाफ़ी हुई तो आप जाके अपने सीक्रेट्स और सब चीज़ बताएंगे? ये कोई थिंकिंग है? ऐसे आदमी को कोई डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए? किसके पास सीक्रेट्स नहीं है भाई? मैं कहता हूं मेरे पास 3 साल में आईबी और कुछ आईएसआई रिपोर्ट्स पढ़ता रहा लोगों के बारे में, किसके पास सीक्रेट्स नहीं है? मगर इसका मतलब यह है कि अगर मेरे साथ किसी ने गलती की तो मैं जाके सब चीज बता दूं? इसलिए कि मैं बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया, इन्होंने मुझे उधर से निकाल के, टॉप पोस्ट से निकाल के नाइजीरिया एज हाई कमिश्नर फेंका, मैं चले गया। इसका मतलब यह था कि मैं जाके बताऊं इनके बारे में सब चीज, क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। मैं चुप रह के चले गया। नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा बड़ी ज्यादती हुई तुम्हारे साथ, इटली भेज दिया मुझे। उसके बाद दूसरा एक आदमी आया मुशर्रफ, उसने कहा मैं तो बड़ा खुश हूं इसके काम पे, मैं कसम से उसको मिलता ही नहीं था, उसने एक एक्सटेंशन 2 साल के लिए दिया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, 1 साल। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि हम सब बदला ले सकते थे, हम सब ऐसी चीजें बता सकते हैं जो लोगों जिनको हमें जिन्होंने हार्म किया उनको हम तकलीफ दे, मगर हमने नहीं किया। अच्छा हिलाली साहब, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सोचा भी नहीं। हिलाली साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे ही मौक़िफ़ की तायद की है। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूं कि किसी, ये देखें राज तो सबके पास होते हैं और खास तौर पे हुकूमती लोगों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास तो राज होते हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि इसके लिए एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जो रेड लाइन होती है वो किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि उस रेड लाइन को अबूर करे। बिल्कुल ठीक। लिहाजा इसमें मैं तो ये भी तो ये थ्रेटन क्यों करते हैं? इन तो लोग धमकी क्यों देते हैं? सुने, इसकी तो दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरा ये भी समझता हूं कि सियासतदानों का ये भी इस वक्त फर्ज है कि वो मुल्क में जो जमहूरियत है उसके में एक दूसरे को इस तरह से करें कि सियासी टेम्परेचर को बढ़ाने की बजाय उसको नीचे लाने के लिए काम करें। अगर ये एक दूसरे वो धमकियां देंगे, उधर से दूसरी बातें आएंगी तो ये मजीद सूरत हाल खराब होगी। बल्कि इसमें जो इमरान साहब, मैं तो ये भी बात करूंगी कि जब आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं तो आपको अपना कैरेक्टर शो भी तो करना होगा ना। आप, इसका मतलब है कल को तो आपको ब्रीफिंग्स देते हुए कोई सोचता ही रहे कि भाई कल को आप ये ब्रीफिंग्स और ये जो अहम सेंसिटिव मालूमात हैं ये आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त फिर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इनको एतमाद में ना लिया जाए तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और अगर एतमाद में लें और आपको बताएं तो आप ये कहना शुरू हो जाएंगे ये बात हुई थी। इसलिए ये चीजें जो है ना ये तो Why don't you admit it यार? कुछ लोगों के साथ क्लियर ब्लैकमेल है, कुछ लोगों के साथ क्लियर उनका इरादा है, उनका डिजायर है और उनका डिटर्मिनेशन है कि वो ब्लैकमेल करें इसको। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन हिलाली मैंने देखा है ये। जफर हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं, शेख रशीद अहमद ने भी आज ये बात की कि मुझे नहीं समझ आई कि अयाज सादिक को क्यों नवाज शरीफ ने लॉन्च किया, बाकायदा उन्होंने लॉन्च का वर्ड इस्तेमाल किया है। मैं सुनवा देती हूँ शेख साहब की बात और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि अय्याज सादक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया है। इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं जो उन्होंने डायलॉग के लिए दिए हैं। पॉलिसी क्या, एक तरफ ब्लैकमेल किया जाए, दूसरी तरफ डायलॉग के लिए मजबूर किया जाए। देख अब चीजें पता क्या है, मैं कहता हूं कि जो मर्जी पॉलिसी हो, आपको रियासत की स्टेक पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आप उनको, अगर कोई बंदा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो फिर रियासत का फर्ज होता है कि इस दाव में ना आए और उनको पूरा सही तरह से जवाब दिया जाए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो बात की एक रेड लाइन होती है उसको अबूर करने की किसी को भी इजाजत नहीं। आप इस नजरिए से एग्री कर रहे हैं कि एक जानिब ये प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लैकमेल करें ताकि जो जब बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे डायलॉग के लिए तो फिर ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, ये पॉलिसी इस वक्त आपको नजर आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें सबको पता है कि इस सिस्टम में फ्लॉज क्या हैं, हमें सबको पता है कि हालांकि कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए वो होते हैं। हम हर वक्त कहते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं कि हर इलेक्शन में सिवाय एक धांधली नहीं हुई है, नहीं तो एवरी इलेक्शन में धांधली नहीं है।
उसका माने ये है कि अगर धांधली हुई है तो उसका माना ये है कि आप पूरे मुल्क को रैंसम कर दें, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक क्या कहते हैं प्रोग्रेस, सबको जेपटाइज कर दें, इसलिए कि आप बदला चाहते हैं। लुक एट द वे, लुक एट द इररिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैंने देखा है इनको क्लोज क्वार्टर्स पे। दे डोंट डिजर्व टू बी वेयर दे आर। ये छोटे लोग हैं, घटिया लोग हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में इतने इतने पेन पिक्चर्स लिखे हुए हैं जो पड़े हुए हैं, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं। और अगर इस बेचारी अवाम उनको री-इलेक्ट करते हैं, इनको खुदा की शुक्र करना चाहिए और ठीक चलना चाहिए। ये तो वही ब्लैकमेल पे आ जाते हैं। सही है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं तो बात है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इसी बयानिए को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो फिर आखिर नून लीग का मुस्तकबिल है क्या शेख साहब जो बात कर रहे हैं कि नई नून लीग बनेगी, क्या वही होगा? और ये सारा इंतशार फिर किस तरफ लेके जा रहा है मुल्क को? क्योंकि जैसे इमरान साहब बात करते हैं, सियासी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये मामला कहाँ जाके खत्म होगा? एक ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि नून लीग में भी बेचैनी पाई जा रही है, कुछ लोग बयानिए से थोड़े से फासले पर नजर आ रहे हैं। तो इमरान साहब क्या समझा जाए, फिर कोई नून लीग टूट फूट का शिकार हो, कोई नई नून लीग बनने लगी है, जैसे शेख साहब भी करते रहते हैं पेश गोइयां? देखिए, अभी आप देखेंगी, अभी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक ना 8 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की जमातों का इजलास तलब कर रही है। अच्छा, उसमें फिर नवाज शरीफ जो है वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे, बिलावल भी करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें भूल के तो फिर वो नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये सारी सियासत, हत्ता कि फवाद चौधरी साहब ने आज खुद इंडियन एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो उन्होंने बात आर्मी चीफ के हवाले से नहीं थी कि हम आपस में सियासतदान करते रहते हैं। यानी बात है ना, उन्होंने इज्जत रखी। नहीं, इज्जत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सियासतदान जो है ना हमारे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। एक नए से नए शोशे, नए से नई बातें, ये सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। अभी मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो उस तरह से टूटने का कोई चांस नहीं लग रहा। ठीक है हिलाली साहब, लेकिन जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उनको ये लग रहा है कि ये इंतशार अगर बढ़ा तो सियासी जमातें हाथ मलती रह जाएंगी और उनको कहीं खुदा न खासा पछताना न पड़े। मैं सुनवाई देती हूँ आपको, फिर आप इस पर इजीली कमेंट कर सकेंगे। नाज़रीन क्या कहते हैं शेख साहब? सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। वार्न कर रहे हैं शेख साहब, क्या हो सकता है ऐसा जिससे वार्निंग दे रहे हैं? क्योंकि वो ये भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि कोई असेंबली नहीं तहलील होने लगी। हिलाल साहब, आप ही किससे पूछ रही हूँ, तो क्या आपको लग रहा है क्या हो सकता है? पहले तो मुझे पता नहीं है अगर क्यों कह रहा है शेख रशीद, जब फैसला हो गया है, ये रियासत के साथ लड़ रहे हैं। वो खुद कहा है उन्होंने कि हम इमरान खान के साथ नहीं लड़ रहे हैं। वो लड़की कह रही है, उनकी बेटी, कि हम इमरान खान से नहीं लड़ रहे हैं, हम रियासत से लड़ रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम फौज से लड़ रहे हैं। वो तो कह चुकी है, ये क्या पता नहीं स्टेटमेंट जाता देता रहता है। नंबर 1। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन देना चाहता हूं इनके स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ पे। देखिए, एक बलूचिस्तान में एक चॉइस आ गया, चॉइस बिटवीन एक रिस्पेक्टेड फेथफुल जनरल जो आपके पार्टी में रहा है, आपके लिए काम किया है, आपने उसको मिनिस्टर बनाया, और दूसरे तरफ अताउल्ला अख्तर मेंगल जिसका भाई BLA चला रहा है। ये अख्तर मेंगल जब दुबई जाता है उसके साथ रहता है, जिनीवा में वो रहता है, तो उधर जब जाता है उसका भाई उसको रिसीव करने के लिए आता है। उसका भाई BLA का लीडर है, हिंदुस्तान में उसने पनाह लिया है, या पैसे तो ज़रूर लिया है, पता नहीं उधर भी लिया है कि नहीं। ऐसे आदमी को, इसलिए उसके पास 3 या 4 सीट्स हैं। नवाज शरीफ जेटिसन करता है एक आदमी को जो इतने साल उसके साथ ऑनरेबल सर्विस किया है, इसलिए एक नैरो पैथेटिक एडवांटेज लेने के लिए। खुद कहता है, आपने खुद बताया मुझे कि ये इसलिए कि
इसलिए वो खुद कहता है फ़ोन पे कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको छोड़ो, इसको फेंको, इसके आई मीन ऑल हिज सर्विसेज को ख़त्म करो, रद्द करो। ये है इन लोगों का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है इन लोगों के मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स। और आप समझते हैं कि हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए इनके लिए? ठीक है, माय गॉड। चलिए एक सेकंड, हिलाली साहब, बात ये सियासी जमातें अपने मफाद के लिए फैसले करती हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि हर वक्त आपने कुछ ना कुछ कहना है कि उनके मफाद के लिए, छोड़ो यार, हर चीज मफाद के लिए है। नहीं तो ये सियासत मैं तो आपके साथ अग्री करता हूँ जब आप राइट होते हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिलाली साहब आप जो कह रहे हैं चोरी करने के लिए, मफाद के लिए नहीं, चोरी करने के लिए। तो सर हो सकता है वही मफाद हो। तो यही उनका मफाद होगा। आप अगर ये समझ तो यही उनका मफाद होगा। बात ये ज़ोहरी साहब तो खुद देखे ना, सदर थे लेकिन वहाँ, लेकिन 2.5 साल के बाद तो वो खुद आए हैं कोयटा में। बिल्कुल सही है। चलिए ये सारी बातें छोड़े, मुझे वाकफा निहाल की खबर भी लेनी है। जहांगीर तरीन से मुतल्लिक आज वाकफा निहाल खबर दे रहे हैं बड़ी। जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक हमारे वाकफा निहाल ने खबर दी है। आपको याद होगा कि जब उनको 62-63 के हवाले से उनको नाअहल करार दिया गया था, तो वो भी एक इस केस पर दिया गया था कि उन्होंने एक ट्रस्ट, ऑफशोर ट्रस्ट बना रखा था। फिर उन्होंने यूरोप में एक और ट्रस्ट भी बना रखा था जिसमें पाकिस्तानी तकरीबन आज के हिसाब से उस अकाउंट में थे $30 मिलियन US डॉलर, जो आज के हिसाब से तकरीबन 48 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो FBI ने उनसे मांगी थी मनी ट्रेल और चीज़ें। तो वाकफा निहाल की बड़ी खबर ये है कि उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि अब 1.5 अरब रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा। और ये नोटिस जो है, ये फैसला हो गया, नोटिस 1-2 दिन में जहांगीर तरीन साहब को मिल जाएगा। और 1.5 अरब रुपया इनको जुर्माना किया गया कि जनाब आप क्योंकि उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, इसलिए आप 1.5 अरब रुपये सरकारी खजाने में जमा करवाएं। तो ये वहाँ के कानून है ना, यहाँ तो मनी ट्रेल दें आप, फिर भी आपके सालों साल केस चलते रहते हैं। तो ये यहीं किया है, वहाँ से थोड़ा यहीं उन्होंने जमा, हमारी हुकूमत ने, ये हमारे FBI की तरफ से है। वो तो ठीक है, लेकिन फैसला तो वहाँ हुआ ना, वो तो निकलवा भी लेंगे। यहाँ तो कोई निकलवा भी नहीं सकता। ये भी सुनिए जी लारी साहब, मुझे ब्रेक लेना है आपका। ये नहीं, मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ। जी दीजिए जी। खबर एक ये है कि रियाज मलिक ने 5 या 6 बिलियन रुपया जरदारी साहब के बिहाफ पे और ओमनी ग्रुप के बिहाफ पे वो भी दे रहा है। अच्छा, पैसे आने का टाइम शुरू हो गया लगता है। ये है ठीक है, ओके ठीक। तो कोई एक दूसरे के बिहाफ पे भी जुर्माने भर देते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, एक बात नाज़रीन, वापस आते हैं तो एक और अहम इशू के हवाले से भी डिस्कशन करनी बड़ी ज़रूरी है, जिस पर हमने कल भी थोड़ी बात की थी। इस्लामोफोबिया, बार बार जो गुस्ताखी रसूल की जा रही है, उसके हवाले से हमारे सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन आखिर इसका हल क्या है, थोड़ी इस पर बात करना मज़ीद भी ज़रूरी थी। कल वक्त ख़त्म हो गया था तो हमने सोचा कि आज फिर से इस पर थोड़ी बात की जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अक्सर आपने नाज़रीन ये सुना है कि अगर मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो तो बहुत सारे मसाइल का हल मुमकिन है, रोका जा सकता है मगरिब को मुसलमानों के इस्तेहसाल से, और ख़ास तौर पर जब हम गुस्ताखी रसूल की बात करते हैं। हिलाली साहब, अब इमरान खान साहब भी ये सोच रहे हैं कि इस सिलसिले में एक बाकायदा पूरा प्लान किया जाए कि सबको मिला के इकट्ठा हो के एक वॉइस बनाई जाए। आप समझते हैं ये बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर ऐसा हो जाए? आपको ये एक सवाल पूछता हूँ तो आप इस सवाल का जवाब खुद ही दे दें। जब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे गहरा दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त इज़राइल का, अमेरिका का, फ्रांस का और इंडिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, तो आप मुझे बताएं ये सबसे जिगरी दोस्त उनका अरब वर्ल्ड में वो है, तो आप समझते हैं कि ये इस्लामोफोब्स जो हैं, ये मुल्क इनका वो दोस्त है, तो क्या होगा? OIC को अगर हमारे कोई कोशिश भी करें एक कोalition बनाने के लिए, वो पता नहीं और क्या करेगा। और तो सब चीज़ कर लिया है जो करना था, अब शायद पाकिस्तानियों को भी निकाल देगा उधर से। आप थोड़ा समझे, गेट द ग्रिप। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा रियलिटी बताएं, किस किस्म के लोग हैं इस वक्त। ये इमरान खान साहब को मैं एक और एडवाइस दूंगा
जब हरीरी गया था उसको बुलाया गया था। कौन था हरीरी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। जब वो गया था सऊदी अरेबिया उसको अरेस्ट कर दिया। मान सकते हैं आप, मान सकते हैं आप कि एक प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कंट्री का, सऊदी अरेबिया का बादशाह उसको, क्राउन प्रिंस उसको अरेस्ट करके 10 दिन रखता है एक कमरे में या 2 कमरे में, कहता है मेरे पैसे दो। मान सकते हैं आप? ये हुआ है, पूरी दुनिया को पता है ये हुआ है। फ्रेंच प्रेसिडेंट को जाके निकालना पड़ा उसको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को थोड़ा सोचना चाहिए घर छोड़ने के पहले कि एक वापसी का टिकट वाकई है, दूसरी बात यह है कि ये जो साहब हैं जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में, ये इनके बारे में थोड़ा सा उनको पता है। इमरान खान नोज वेरी वेल किस किस्म के बंदे हैं। तो मेरे ख्याल में ज्यादा आपको होप्स नहीं है, ठीक है, फर्ज है हमारा। लेकिन इमरान साहब और दूसरे भी मुल्क हैं, ठीक, हाँ, लेकिन इमरान साहब आपको भी लगता है कि ये भी एक ऐसा मामला है जिस पर हर कोई मुल्क अपना इंटरेस्ट देखेगा, या आप समझते हैं कि इस पर तो सब मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वक्त ये समझिए कि वेस्ट सोच किस तरह से रहा। सबसे जो मोतबर अखबार हैं उन वहाँ के, उनमें से एक अखबार है गार्डियन। उन्होंने एक सर्वे छापा है लाली साहब, जो सुन के आप वो सर्वे अगर आप सुने तो आपको हैरत होगी कि वो मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखते हैं। गार्डियन के मुताबिक, उस सर्वे के मुताबिक, मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो समाजी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वो लिखते हैं उस सर्वे के मुताबिक कि जिस तरह से कोरोना एक वबा है, उसी तरह से समाजी वबा बन चुकी है मुसलमानों के खिलाफ नफरत। और उसी सर्वे के मुताबिक जर्मन और स्विट्जरलैंड में हर दूसरा शख्स इस्लाम को अपने लिए ख़तरा समझता है। बरतानिया में हर 5 में से 2 आदमी जो है इस्लाम को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। फ्रांस और स्पेन के 60% लोग इस्लाम को समझते हैं कि ये हमारी जिंदगियों से मुतसादम है। ठीक। इसी तरह से ऑस्ट्रिया में हर तीसरा शख्स जो है वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता है। वो समझता है कि इनको हमारा हमसाया नहीं होना चाहिए। तो इतना तासुब होगा तो कैसे? अब पोलैंड में 55% लोग मुसलमानों को नापसंद करते हैं। ये उनकी सोच है। आप इस बात को समझिए कि जब उनकी सोच ये होगी तो वो मुसलमानों के बारे में क्या पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन जनाब फिर भी इस मामले में मुस्लिम उम्मा को एक होना है। सऊदी अरब से भी हमारी यही उम्मीदें वाबस्ता हैं, और सऊदी अरब भी उन ममालिक में भी शामिल है जिन्होंने फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट किया है। और हम उनसे उम्मीद भी यही रखते हैं कि वो इस मामले में भी आगे बढ़ चढ़कर, बिल्कुल पाकिस्तान अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लेता है तो वो बिल्कुल साथ साथ होगा। नाज़रीन, इसी एंडिंग नोट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।